हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा क्रक्स एनालिसिस में आज हम बात करेंगे नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज (NAS) द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें यूएसए में 2016 में पाई गई एक मिस्टीरियस न्यूरोलॉजिकल इलनेस के बारे में कई बड़े खुलासे किए हैं। जिसमें पाया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार कि ये जो इलनेस थी वह डायरेक्ट माइक्रोवेव रेडिएशन के एक्सपोजर के कारण ही उन एम्प्लॉयज़ में पाई गई थी, जिसे आगे चलकर हवाना सिंड्रोम का ही नाम दिया गया। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि हवाना सिंड्रोम क्या है और इसके पीछे की क्या कहानी है। यदि हम कहानी की बात कर लें हवाना सिंड्रोम की, तो जैसे कि हर देशों के डिप्लोमेट्स अपने अपने अलग अलग देशों में रहते हैं, उसी प्रकार यूएसए के डिप्लोमेट्स और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी क्यूबा की राजधानी हवाना में रुके हुए थे। उन्होंने 2016 में एक रिपोर्ट यहाँ पर दी और उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ अलग तरीके की फील हो रहा है, उनके हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें स्ट्रेंज साउंड सुनाई दे रहे थे अपने कानों में, ब्रेन में एक बजिंग साउंड चल रहा था। साथ ही साथ उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस, फिजिकल सेंसेशन वहाँ पर एक्सपीरियंस किए। तो इस तरीके की उन्होंने फीलिंग अपनी रिपोर्ट वहाँ पर की कि भाई हमें ऐसा ऐसा दिक्कत यहाँ पर हो रही है। इन एक्सपीरियंस के अलावा भी कुछ और सिम्टम्स उन लोगों ने रिपोर्ट किए और कहा कि इसमें कुछ इंक्लूड किए कि नौजिया की प्रॉब्लम हो रही थी, सीवियर हेडेक भी हो रहा था, फटीग, डेजीनेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम और कुछ लोगों में तो हियरिंग लॉस भी हो रहा था, सुनने की क्षमता भी उनकी खोने लगी थी। और आगे चलकर इसे ही हवाना सिंड्रोम का नाम दिया गया। तो ये जो सिम्टम्स थे ये सारे के सारे हवाना सिंड्रोम के ही थे। अब हवाना सिंड्रोम इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो क्यूबा की राजधानी हवाना थी, तो हवाना में रुके हुए राजनयिकों में और वहाँ के एम्प्लॉयज़ में ये दिक्कत देखने को मिल रही थी, तो इसे इसलिए नाम उस जगह के नाम पर इसे हवाना सिंड्रोम का नाम दिया गया। इसमें कहा गया कि ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स थी, ये बेसिकली कुछ दिनों तक के लिए थी, लेकिन कुछ लोगों में, कुछ एम्प्लॉयज़ में इसे और भी आगे चलकर बड़ी होती गई और इसका कोई भी सॉल्यूशन वहाँ पर नहीं निकला। और इससे क्या हुआ कि जो लोग थे वहाँ के या जो एम्प्लॉयज़ थे, उनकी जो नॉर्मल रूटीन था, नॉर्मल लाइफ जो थी, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही थी, अफेक्ट होने लगी थी। तो अब इससे लेकर यूएसए के चूँकि डिप्लोमेट्स थे तो उन्होंने चिंता का विषय था, तो इसीलिए उन्होंने एक जो स्टेट गवर्नमेंट थी यूएसए की, तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमीशन वहाँ पर बैठाया और एक कमेटी बनाई जो कि लगभग 19 सदस्यीय कमेटी थी, जिसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर कई उन्होंने प्रयोग किए और अब जाकर एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई है, जिसमें लगभग 40 लोगों को, जो 40 एम्प्लॉयज़ थे, उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको देखकर ही बताया गया है कि कैसे कैसे ये हवाना सिंड्रोम यहाँ पर हुआ और किस प्रकार इसने अफेक्ट किया। तो यदि हम इस रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में जो एग्जामिन किए गए थे 40 लोग, तो उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ देखी थी कि हम 4 फैक्टर्स पर यहाँ पर काम करेंगे। पहला हम इन्फेक्शन देखेंगे, दूसरा केमिकल्स के एक्सपोजर के कारण तो ये नहीं हुआ, फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे एंड देन लास्ट में हम माइक्रोवेव एनर्जी का एक्सपोजर हुआ है या नहीं ये देखेंगे। तो ये रिपोर्ट्स, इसके पहले भी कई रिपोर्ट्स आई थी, तो कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि जो डिप्लोमेट्स थे भाई, अब उनका बहुत सारा काम रहता है, कानूनी काम है, कई ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, इस वजह से तो उन्हें ये सब फीलिंग नहीं हो रहे, इस तरीके के सेंसेशन नहीं आ रहे, या साइकोलॉजिकल इलनेस उनको पहले से थी, इस वजह से तो नहीं हो रहा। लेकिन ये सब रिपोर्ट को नकारते हुए ये जो रिपोर्ट नई आई है उसमें ये कहा गया है कि ये जो सिंड्रोम था, हवाना सिंड्रोम, ये बेसिकली माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण ही हुआ है। जो वहाँ के लोग थे, वो जो एम्प्लॉयज़ थे, उनमें डायरेक्ट माइक्रोवेव रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, एनर्जी पेनिट्रेट हुई है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से ही उनमें इस तरीके के बजिंग साउंड, सेंसेशन और ये जो सारे सिम्टम्स आ रहे थे, और इसे ही हवाना सिंड्रोम का नाम दिया गया। रिपोर्ट में ये भी साफ साफ कहा गया है कि ये जो सिम्टम्स हैं, पहले बेसिकली जो रिपोर्ट पेशेंट ने रिपोर्ट किए कि प्राइमरी तौर पर उन्हें क्या हो रहा था, तो प्राइमरी तौर पर उनकी बॉडी में पेन हो रहा था, बजिंग साउंड्स आ रहे थे उनके आसपास,
और साथ ही साथ आगे चलकर एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पर, स्पेसिफिक स्पॉट पर ही उन्हें दर्द हो रहा था। और ये जो सिम्टम्स थे वो आगे चलकर बढ़ते गए और कई लोगों में अलग तरीके के भी सिम्टम्स आ रहे थे। तो ऐसे में चलकर फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटीज़ और बढ़ती जा रही थी कि आगे चलकर किसी और तरीके से काम ना करने लगे। कई इंसिडेंट के अकॉर्डिंग भी ये बदल रहे थे इनके सिम्टम्स। तो इसे लेकर भी इस रिपोर्ट में कई बातें कही गई हैं। कंसीडर किया गया है कि ये इसके जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो भी इस पर काम करेंगे और डिफरेंट पीपल्स के अकॉर्डिंग ही ये इस पर सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में ये भी साफ साफ कहा गया है कि ये जो एक्सपोजर हुआ है माइक्रोवेव एनर्जी का, ये क्या इंटेंशनली हुआ है या किसी वेपन्स के द्वारा हुआ है, ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है। बस ये कहा गया है कि माइक्रोवेव एनर्जी का इसमें एक्सपोजर हुआ है। अब हम बात कर लें कि यूएसए का आखिर इस पर रिएक्शन क्या है। अब चूंकि कमेटी तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही बिठा ली थी, तो यूएसए भी कह रहे हैं कि जो अटैक हुआ है हमारा माइक्रोवेव एनर्जी के द्वारा वो क्यूबा के द्वारा यहाँ पर किया गया। हालांकि क्यूबा ने इस बात को लेकर डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये रिपोर्ट तो पब्लिश हो गई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो यूएसए की गवर्नमेंट है वो इसे लेकर अभी कुछ भी अपना ओपिनियन इस पे नहीं दे रही है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का यहाँ पर मामला हो जाता है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाता है। हालांकि ये रिपोर्ट पब्लिश हो गई, लेकिन अभी कुछ इसमें आगे चलकर बड़ा सा यूएसए की गवर्नमेंट द्वारा कोई भी बड़ा बयान नहीं आया है, ताकि जो विवाद है उसे रोका जा सके। यदि हम बात कर लें माइक्रोवेव वेपन्स की कि आखिर ये माइक्रोवेव एनर्जी का कैसे पेनिट्रेशन हुआ है, तो माइक्रोवेव वेपन्स जो है वो यूज़ होते हैं। इसमें इन वेपन्स में माइक्रोवेव एनर्जी का यूज़ किया जाता है और इसमें डायरेक्ट जो एनर्जी है वो पेनिट्रेट की जाती है और हाईली फोकस्ड एनर्जी जो रहती है ये या तो सोनिक फॉर्म में हो सकता है या लेज़र फॉर्म में हो सकता है या माइक्रोवेव एनर्जी के फॉर्म में अपने टारगेट को फोकस करके एक बड़ी सी बीम यहाँ पर चलाई जाती। अब ये चूंकि हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो माइक्रोवेव है वो बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इनकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ही हाई है, लगभग 300 मेगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। और यदि हम इसकी वेवलेंथ की बात कर लें तो 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक की इसकी वेवलेंथ होती है। अब चूंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो ये वाटर को क्या कर देती हैं, बहुत ही गर्म कर देती हैं। तो यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद, इनका एक्सपोजर होने के बाद अंदर के जो वाटर है उसे ये क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं, जिससे कि लोगों की बॉडी में क्या होता है, उनको डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, पेन होने लगता है, जैसे कि हमने देखा था बजिंग साउंड आने लगते हैं। यदि हम अप्लाइंसेस की बात करें, जो माइक्रोवेव अप्लाइंसेस रहते हैं किचन में, वो भी किस तरीके से काम करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। यदि हम नॉर्मल देखें कि खाना गर्म करने के लिए हमारी कन्वेंशनल मेथड अपनाई जाती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ऊपर से ही हमारा खाना गर्म होता है। लेकिन यदि हम माइक्रोवेव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अंदर तक जाकर, खाने के अंदर तक जाकर, वाटर के अंदर तक जाकर उसे पूरा गर्म और जल्दी गर्म कर देती हैं। तो इसी प्रकार से ये बॉडी के अंदर जाकर इस तरीके की वेव उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि हम माइक्रोवेव वेपन के यूज़ की बात करें तो चाइना ने सबसे पहले 2014 में इसका यूज़ किया था अपने एयर शो में, जिसे पॉली WB फर्स्ट नाम दिया गया था। दूसरा यूएसए ने भी इसे डेवलप किया इस तरीके के वेपन को और इसे नाम दिया है एक्टिव डिनायल सिस्टम। तो इस तरीके से माइक्रोवेव वेपन भी काम कर सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में ये बिल्कुल नहीं किया गया है कि ये इंटेंशनली किया गया है या फिर किस तरीके से ये एक्सपोजर में आए हैं। यदि हम इंटेंशनली करें तो इस तरीके की ये वेपन होते हैं जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी को फोकस करते हुए बॉडी में पेनिट्रेट किया जाता है। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।